भी स्टेट के अंदर जहां कोई सरकार है तो लोगों की मानसिकता उस सरकार के पूरे कामकाज के चलते बनती है। जो आदमी दिल्ली के अंदर रेप करता है वो आदमी रियाद सऊदी अरब में जाके रेप नहीं कर सकता। जिस तरह की घटनाएं यहाँ हो रही हैं वो घटनाएं सऊदी अरब में नहीं हो सकती। उन्हीं व्यक्तियों को आप अगर वहां छोड़ दें तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। तो सवाल ये है कि क्या हमारे स्टेट के पास, क्या हमारी सरकार के पास वो विल पावर है, क्योंकि ये चीजें ऊपर से शुरू होंगी। एक जागरूकता जरूर है कि हम जागरूक हो जाए कानून के बारे में, लेकिन कानून का जो पालन करना है, जिनको कानून को लागू करना है, वो पुलिस तंत्र है, वो ये सरकार है। क्या ये सरकार के पास वो सोच है? क्या ये सरकार के पास हर जगह अगर आप देखेंगे जिस तरह से क्राइम है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है और जिस तरह से सरकार के पूरे कानून और कानून को जिस तरह से जुडिशरी का प्रोसेस है कि पता चला कि एक केस में जो है 20-20 साल तक आदमी लड़ा जा रहा है, केस लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्राइम, हर क्रिमिनल को लगता है कि वो अगर हत्या भी करता है, वो बलात्कार करता है तो उसके पास बचने के रास्ते हैं। और पहले तक ये हुआ करता था कि अब तो जो है बहुत से, अगर आप ये देखिए कि अगर मैं मर्डर का आपको एक लिस्ट दे दूं या रेप की मैं लिस्ट दे दूं तो आपको ये मिलेगा कि इसमें 10% लोगों को ही सजा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 90% लोगों को किसी ने न तो मारा है न उनके साथ किसी ने बलात्कार किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी की प्रोसेस में तमाम लोग छूट जाते हैं। कोई नीचे की कोर्ट में छूटता है, कोई हॉस्टाइल होने, जो गवाह है उनके हॉस्टाइल होने से छूट जाता है, कोई हाई कोर्ट में जाके छूटता है, कोई पता चला कि दूसरी पार्टी बिना पैसे के मुकदमे नहीं लड़ पा रही है। एक मुकदमा लड़ना भी इस देश में एक साधारण आदमी के लिए छोटी बात नहीं। अगर कचहरी कोर्ट में आप चले जाइए कभी तो आप देखिए कि ऐसा लगता है कि वकील नहीं बल्कि लुटेरे वहां बैठे हुए हैं। हर आदमी आपको लूटने की फिराक में है। तो जहां जुडिशरी इस तरह की हो वहां बड़ा मुश्किल है ये कि आप किसी के अंदर डर पैदा करें। आज की डेट में मैं कहूं कि कितने निर्भया हो या इस मामले में जिस तरह से फैसले आए हों, मैं किसी क्रिमिनल के बारे में मैं नहीं सोचता कि उसके अंदर कोई खौफ पैदा हुआ होगा। जरूर खौफ पैदा हुआ उन लोगों के अंदर जो व्हाइट कॉलर्स हैं, जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं, जिनको कि ये डर है कि अगर किसी लड़की ने उन पर कोई लांछन लगा दिया तो तेजपाल जैसी हालत उनकी न हो जाए। तो जरूर ये माहौल जरूर बना है कि वो लोग जो कि तमाम कैमरे आ गए हैं, जिनकी थोड़ा समाज में अगर कोई इज्जत है तो उनको जरूर जो है आपने इस तरह से जो है काबू कर सकते हैं। लेकिन जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो ये सोचते हैं कि कानून की वो कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि आज भी वो किसी खौफ में है। जी वीर सिंह जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि कहते हैं कि न्याय मिलने में अगर देरी हो जाए तो वो न्याय नहीं रहता। ऐसा नहीं लगता कि 2 साल का एक लंबा वक्त खिंच चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक का जो किरण है उसको इंसाफ नहीं मिला है, अभी तक न्याय नहीं मिला है? नहीं, ये तो सही है कि 2 साल का लंबा समय लग गया है, पर निर्भया के केस से पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है। और इस केस में एक नजरिया दूसरा भी है, क्योंकि लाश हरियाणा में पाई गई थी तो पोस्टमार्टम वहां हुआ, जो बयान थे वहां के पुलिस वालों के वो बयान वहां के थे, फिर यहाँ वालों ने सब कुछ किया तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम लग गया, जिस वजह से क्या है इसमें 2 साल का समय लग गया। और ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं तो ये कहूंगा कि जिस दिन, मैं पहली बात बताऊंगा, मुझे जो मेरी नॉलेज में आई है, पहले दिन जिस दिन की ये लोगों ने फोन किया, वहां पे पीसीआर की वो आए, पुलिस वाले आए, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि हमारे पास में गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी अवेलेबल करा दीजिए तो हम क्या है उनका पीछा करेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं केस को इफेक्टेड करती हैं, क्योंकि पहले एफआईआर नहीं लिखी जाती, एफआईआर में देर होती है, उसके बाद एफआईआर होने में 9-10 महीने, चार्जशीट बनने में लग जाते हैं, चार्जशीट जमा होने के बाद में फिर उसके बाद में एक आदमी को बुलाया जाता है, फिर जज साहब के सामने उसके बयान होते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया जो बना दी गई है, इससे मुजरिम को बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन प्रक्रियाओं को थोड़ा हम अगर छोटा कर दें, हमारी सरकारें अगर इस विषय में सोचें तो एक बहुत जल्दी किसी भी दोषी को सजा मिल सकती है, क्योंकि 2 से 3-4 साल में उसकी आधी सजा तो पूरी हो जाती है। अगर किसी को 10 साल की सजा होती है और 3 साल उसके केस चलते हुए हो गए तो 6 साल तो उसके वैसे ही निकल गए, तो 4 साल बचे तो वो सोचता है कि मुझे कोई सजा मिली या नहीं मिली बराबर है। अंदर भी कोई उसको इतनी ज्यादा यातनाएं या कोई ऐसा उसके साथ में व्यवहार नहीं किया जाता, जेल में भी वो आराम से रहता है, तो वो तो सोचता है मैं बाहर रह रहा हूँ अंदर रह रहा हूँ एक जैसा है। तो हमारी न्यायिक जो प्रक्रिया है इसमें काफी कमियां हैं। तो मैं तो सरकार का इसी और ध्यान दिलाऊंगा कि इन प्रक्रियाओं को छोटा किया जाए। ऐसा हो कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसी में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन इस तरह से किया जाए कि बाद में जज साहब को
दोबारा से वो सारी चीजें दोहरानी ना पड़े। जी 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 जी। या पहले ही ये चीजें एक एक करके जज साहब के सामने ही ला दी जाएं तो प्रक्रिया छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रक्रिया एक ही चीज 2 बार दोहराई जाती है तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। फिर विपक्ष वाला कहता है कि उस गवाह को दोबारा बुलाइए, एक डेट उसमें निकल जाती है, फिर वो क्या तो इसी तरह से काफी जो लंबा समय है वो खिंच जाता है। बहरहाल बछेती साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से निर्भया कांड में आपने देखा कि तमाम जो अलग अलग संगठनों के लोग थे वो इस पूरे केस से जुड़े और काफी मदद भी की, काफी सहायता की, क्या लगता है कि किरण नेगी हत्याकांड में उत्तराखंड से तो हालांकि संगठन जुड़े हैं, क्या और वो संगठन जुड़ पाए जो निर्भया कांड में जुड़े थे? जी, पहली बार मैंने देखा कि उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे भी मैं अक्सर जंतर मंतर जाता था दिल्ली में, जहां ये लाल किला मैदान में थे, उसमें थे। और जब जगह जगह हम, मुझे याद है कि उत्तराखंड आंदोलन में मीटिंगें होती थी तो लोगों में ये थे कि भाई आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। उसके बाद दोबारा जब हम इस किरण नेगी वाले अपनी इस बच्ची को न्याय के लिए हम लोग जब दिल्ली एनसीआर में जगह जगह मीटिंगें करी तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग गया था कि मतलब जो 9 नवंबर को हमने जो कैंडल मार्च करना था तो हम लोगों को 2-3 नवंबर को लग गया था कि ये लोगों में बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां हजारों की संख्या में पहुंचने वाले हैं। और इसमें उत्तराखंड की 42 संस्थाएं जो इंदिरापुरम, वैशाली, फरीदाबाद की जो अपनी गढ़वाल सभा बहुत बड़ी, और ये अपना चंडीगढ़ से थी, उत्तराखंड से बहुत सारी संस्थाएं थी। यहाँ तक कि आपको पता है कि दुबई से जो लोग थे, जो समामाक संगठन थे, दुबई के जो लोग, वो भी इस मतलब एक दिन के लिए दिल्ली आए। अमेरिका में उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, मिस्टर रमेश पटवाल जी उसके जनरल सेक्रेटरी है, उनका वो फोन पे हमारे संपर्क में थे। और बड़ा एक मतलब, क्योंकि ये जो आज इनको जो मतलब जज साहब ने जो भी मतलब जो डिसीजन दिया है, ये उन सारी संस्थाओं को, उन सामाजिक लोगों का, वो जो अपने पत्रकार लोग थे, वो जो सामाजिक कार्यकर्ता था, उन सब का मेहनत है। देखिए कहीं ना कहीं जो जज साहब अंदर बैठे हैं, उनको मालूम था कि भाई कोर्ट के गेट पे ये रोज प्रदर्शन हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर प्रदर्शन नहीं होता, इतनी संख्या जंतर मंतर पे इकट्ठा नहीं होती। ये जब भी कोर्ट पे जो हम हियरिंग होती थी, हम लोग गेट के बाहर रोज प्रदर्शन करते थे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो मुजरिम हैं उनकी उम्र 22-23 साल की है, तो कई बार ये जज भी सोचता है कि इनकी अभी बहुत यंग है, इनका कैरियर भी हो जाएगा, तो सोचते हैं चलो इनको 10 साल या 20 साल की सजा देते हैं। तो इस प्रदर्शनों से, इन चीजों से कहीं न कहीं उनको एक फांसी या जीवन में पूरे जीवन की कारावास होगी। और दुबई जैसे आदरणीय विपिन जी ने कहा कि दुबई में क्यों नहीं ऐसे लोग करते, क्योंकि दुबई में पता है कि उनको एक चौराहे पे उनके हाथ पांव काट करके उनको छोड़ देते हैं। जी। उनके हाथ पांव को काट देते हैं ताकि जिंदगी भर रहे कि भाई इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं या पांव कटे हुए हैं, इसने ये जुर्म किया है। तो कहीं ना कहीं उस तरह चीजें यहाँ भी जरूरी है। नहीं तो इस तरह देखिए, इस बच्ची के साथ में आप ये देखिए कि इस बच्चे के साथ में कितना घिनौनी इन्होंने हरकत की। उसके बाद उस बच्चे का उन्होंने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट के उसको मार दिया, और मारने के बाद भी उनकी क्रूरता देखिए, उनके जो शैतानी दिमाग का देखिए कि उन्होंने उसको बिल्कुल, उसके चेहरे को बिल्कुल कुचल दिया ताकि किसी को ये ना आए कि ये लड़की की उम्र क्या थी, कहाँ की। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात है बछेती जी की, जो बता रहा था आपको कि जो महिला संगठन थे, एक बार जब कैपिटल पनिशमेंट की बात हुई थी तो उस समय ये हुआ था कि ये जो है इसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। और इस आशंका से उन्होंने कहा था, ये महिला संगठनों ने, कि वो सबूत मिटाने के नाम पर वो हत्या कर सकता है वो आदमी जो रेपिस्ट है। लेकिन यहाँ इन मामलों में देखिए आप कि वो इसके बावजूद वो हत्या करते हैं ताकि वो रेप का जो मामला है वो भी उनका कोई प्रूफ न हो और सबूत मिटा सके वो। ये सबसे बड़ी ये बात है कि इस तरह के अगर आप उनको छूट देंगे, किसी भी तरह से कोई कंसिडरेशन करेंगे, तो ये जो है इनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और सरकार को या पुलिस को जो है बहुत ही जल्द से जल्द इन चीजों को कंट्रोल में लाने की जरूरत है। और बहुत तेजी से अगर वो कार्रवाई नहीं होगी, अगर जजेस जो है, अगर कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट नहीं बनेंगी, करीब 6 महीने साल भर के भीतर अगर जजमेंट नहीं आएंगे और उन पर जो है सजा नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई संदेश जो है आप दे पाएंगे इस पूरे समाज को। बिल्कुल है। तो एक बहुत यहाँ पर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन विपिन जी एक सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि जिस तरह से बताया गया है कि जो 3 आरोपी थे जिनको अभी दोषी करार दिया गया है वो पहले ही तिहाड़ जेल जाकर आ चुके हैं, तो ऐसे में उनके जहन से भी ये खौफ निकल चुका होगा कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर एक बार फिर से जुर्म करेंगे तो एक बार फिर से जेल चले जाएंगे।
अमूमन यही होता है कि जो अपराधी अपराध करता है उसको कभी भी ये नहीं लगता कि वो पकड़ा जाएगा। अगर उसको ये लग जाए कि वो पकड़ा जाएगा, कल उसको फांसी होगी, तो शायद वो जो है अपराधी न करे। मसलन मैंने आपको कहा कि अगर किसी दूसरे देश में, तमाम ऐसे मुल्क है, हालांकि उसको वो सिविलाइज तरीका नहीं है किसी को मारने का, लेकिन वहां वो क्राइम नहीं होते क्योंकि आदमी को पता है कि ये करने पे मुझे फौरन सजा मिल जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर वो जानता है कि वो 20 साल मुकदमा लड़ सकता है, 25 साल मुकदमा लड़ सकता है। पता चला कि जो पीड़ित परिवार है वो भी जो है थक गया कोर्ट में जा जाके, उसके पास भी पैसे खत्म हो गए, वो भी जो है अब एक उम्र होती है, अगर इनका 10 साल इनको मुकदमा लड़ना पड़ जाए तो इनका वो हौसला, इनके एज, वो सब इनके दमखम कितना जो है, अगर इनके साथ पूरी जनता न जुड़ी होती तो ये जो है इनको 2 साल इनके लिए लगते, इनको 20 साल लगता है, इनको 20 साल गुजर गए इनके। तो और 5-7 साल बाद एक उम्र होती है, कब तक कितनी लंबी लड़ाई लड़ेगा। बाकी और परिवार के लोग होते हैं जो सफर करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो आदमी एक बार हार मान लेता है कि यार चलो एक मेंबर चला गया मेरे घर से, लेकिन बाकियों को जो है मैं बेहतर जिंदगी दे सकूं। और ये जो अंदर जो पशुपेश है आदमी की, ये उसको कमजोर बनाती है। तो ये जरूर है कि इस तरह के आंदोलन ये दिल्ली में भी हो रहे हैं, दिल्ली के बाहर भी होने चाहिए, कोने कोने में इस तरह के मूवमेंट होने चाहिए, ताकि ये सरकार जो कि बिल्कुल भी इस तरह नहीं सोच पा रही है, जो सरकार इतनी सेंसिटिव नहीं है, ये उस सरकार को जो है बार बार जो है ये एहसास दिलाना पड़े कि वो गलत हो रहा है, और इसको अगर उसने नहीं किया तो उसको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। एक सवाल मेरा कुंवर सिंह नेगी जी से है कि अगर अब जब 17 फरवरी कोई फैसला आने वाला है, सजा का ऐलान होने वाला है, आप लगातार मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर फांसी की सजा नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे? जी हाँ। क्या कुछ आपका अगला कदम? अगर वैसे तो हमें अपने जो जज साहब हैं उन पर पूरा विश्वास है जी, और वो हमारे हक में फैसला देंगे, और हमारी डिमांड है कि इनको फांसी होनी है, फांसी चाहिए। जी, अगर बाय द वे इनको फांसी नहीं हुई और उसके अलावा जो है कि इनको जो है आजीवन कारावास देते हैं, लेकिन तब भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और यही नहीं आगे भी लड़ाई बराबर जारी रहेगी। क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में आम पब्लिक है, बहुत सारी संस्थाएं, बिल्कुल आम पब्लिक इनके साथ खड़ी हुई है, लगातार वो आवाज बुलंद कर रही है। वीर सिंह जी से मेरा एक आखिरी सवाल है। वीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 17 फरवरी को इंसाफ नहीं मिल पाता है तो किस तरह की राह अपना सकते हैं पीड़ित पक्ष? क्या हाई कोर्ट में जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली हम हाई कोर्ट में जाएंगे जी। अगर हमें हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे जी। और निश्चित तौर से अपराधियों को सजा देकर ही हम चैन से बैठेंगे। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लोअर कोर्ट से भी मैं मानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सबूत हैं वो सारे के सारे हमारे फेवर में हैं, सब कुछ मिल रहा है। वीर सिंह जी, एक बात बहुत साफ है कि या तो उम्र कैद होगी या फांसी होगी। हाँ, ये तो जिस तरह का जो इसके अलावा कुछ तीसरा ऑप्शन अब है नहीं। जी। तो अगर उम्र कैद होती है तो क्या हाईकोर्ट में आप फांसी के लिए जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे जी, डेफिनेटली हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। ये लड़ाई यहीं पे जारी रहेगी। लेकिन बचेती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप भी इनका लगातार साथ देते रहेंगे जिस तरह से अभी तक देते हुए आए हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि जो आप इस केस के बारे में, जब हम इस केस के बारे में सुनते हैं जी। और इस परिवार से जब मिलते हैं तो हमें भी लगता है कि यार इस मतलब ऐसे एक परिवार के साथ क्यों उन्होंने इस क्रूरता की, जो परिवार खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। मतलब देखिए, किरण जो थी वो इस परिवार की एकमात्र सदस्य थी घर में, जिसके तनख्वाह से पूरा घर का लालन पालन चलता था, सारे खर्चे चलते थे। बिल्कुल, पूरे घर का गुजर बसर चलता था। तो एकमात्र वो सदस्य थी जो कि कमाती थी और जिसको आपको बता दे कि जो बर्बरता का शिकार हुई है। बहरहाल आप सभी लोगों का शुक्रिया, खास तौर पर विपिन धुलिया जी, आपका शुक्रिया हमसे इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और शुक्रिया कुंवर सिंह नेगी जी का, जो कि किरण के पिता है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही साथ शुक्रिया करते हैं वीर सिंह नेगी जी का, जो कि इस चर्चा में शामिल हुए, और साथ ही साथ विनोद बछेती जी, आपका भी शुक्रिया। आप लगातार इनकी हेल्प करते हुए आ रहे हैं, मदद करते हुए आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इनकी यूं ही सहायता करते रहेंगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है उस 17 फरवरी का, और अब देखने वाली बात होगी कि 17 फरवरी को क्या किरण नेगी को इंसाफ मिल पाएगा, क्या उसके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। लगातार 2 सालों से ये लगातार मांग उठती हुई आ रही है कि किरण नेगी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। 2 साल का एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अब सिर्फ सभी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर
कब मिलेगा किरण नेगी को इंसाफ? बहरहाल हमारी इस खास पेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त